हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको मिलवाते हैं इंग्लिश की बेस्ट टीचर से, और वो आपको आज के इस वीडियो में एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो बोर्ड एग्जाम में एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो मैम है, ये हमारी खास मित्र हैं, गुलबशा मैम। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है 10th की ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप सभी को पता है कि 10th बोर्ड अगले मंथ होने वाले हैं और ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा जो है रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्रामर को अच्छे से हमें उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग जो है कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ, और आप लोग को हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग का रहने वाला है टेंस। एक साल आप लोग 9th पढ़ चुके हैं और 10th के भी एग्जाम्स आ चुके हैं, तो टेंस की जानकारी आप सभी को होगी कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। 1 प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट, एंड थर्ड फ्यूचर। टेंसेस को हम लोग टाइम भी बोल सकते हैं, और टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से मैं एक का ही नाम लिख दूंगी, बस उसमें आपको जिसका भी नेम आगे करना है। जैसे प्रेजेंट को हम कह सकते हैं इंडेफिनिट, सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक के ही नाम, अगर एक पार्ट के नेम हम लोग याद कर लें और उसी के पहले अगर मान लीजिए हमको प्रेजेंट के पार्ट याद करने हैं, तो बस इसके पहले हमें प्रेजेंट लिख देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये यही सेम अगर हमको पास्ट का करना है तो बस प्रेजेंट को हटा दीजिए और उसके पहले पास्ट कर दीजिए। बस वही नेम, सेम नेम रहते हैं, बस इन लोग को क्या करना है कि वही वाला नेम आपको उसके पहले ऐड कर देना है। बस ये टेंसेस हो जाते हैं। और इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे टेंसेस की जानकारी बहुत ज़्यादा लंबे एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए ये पूरे पार्ट्स 12 हो जाते हैं। और इसके बाद में आप लोग को मैं टेंसेस के नेम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद में टॉपिक आप लोग को बताने वाली हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की, वेरी इंपॉर्टेंट आपके ग्रामर में है, तो इसीलिए मैंने ये नेम्स आपको बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइस। ये इस चीज को, कोई भी टॉपिक है ग्रामर का, चाहे एक्टिव वॉइस है या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रांसलेशंस का अच्छे से नॉलेज होनी ही चाहिए। तो ट्रांसलेशंस में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टेंसेस कितने होते हैं और टेंस के नेम, तो वही चीज इसमें भी मैंने नेम इसलिए बताए थे एक्टिव एंड पैसिव, इसलिए नेम बताए थे क्योंकि उसमें से ही 8 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस आपकी बनती है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और स्टूडेंट्स, जो 4th नंबर का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो इसके लिए हम जो है उसको छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से जैसे प्रेजेंट के स्टार्टिंग के तीनों हैं उसकी पैसिव वॉइसेस बनती है, उसी तरीके से पास्ट के स्टार्टिंग के तीनों जो टेंस होते हैं उनकी पैसिव बनती है। जैसे 4th में क्या आएगा, जिस तरीके से 1st नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसी तरीके से 5th पे आ जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। 6th पे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें प्रेजेंट हटा देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर देना है। और 7 नंबर पे आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट में स्टार्टिंग के तीनों
जो टेंसेस होते हैं उनकी सबकी पैसिव वॉइस बनती है। बस फ्यूचर में 2 ही टेंसेस हैं, सेंटेंसेस जिनकी पैसिव आपकी बनती है, वो आपका है। तो फ्यूचर में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। इसको हम कट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बनेगी और लास्ट वाले की पैसिव नहीं बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव नहीं बनेगी। तो जैसे इसका नेम ही मैंने नहीं लिखा था, उसी तरीके से इसमें भी हम ऐसा करते हैं, जिनकी पैसिव नहीं बनेगी उसके नेम इरेज कर देते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 12 टेंसेस में से हम लोग जो है 12 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और होता है जिसे हम अलग से पढ़ेंगे 9 नंबर पे, इंपरेटिव सेंटेंस। तो वो बात की बात है, पहले हम इन सब की जो है पैसिव वॉइस बनाना आप लोगों को सिखाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस में अगर ध्यान रखने वाली बात है तो वो है टेंसेस को पहचानना। अगर आपने टेंस पहचान लिया है तो आपका पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस के सारे रूल्स बिल्कुल इक्वल एकदम सेम होते हैं सभी पैसिव वॉइसेस के, बस उसमें चेंजेस क्या होते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब के। तो आप लोग अपने कुछ नोट्स करने वाली चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोग जरूर लिख लें। पहली चीज आप लोग को याद रखनी है वो है कि पैसिव वॉइस में हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। एक्टिव वॉइस में आपके बहुत सारे टेंसेस ऐसे हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अगर आप बनाए तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसकी जब आप एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। लेकिन पैसिव में आप लोगों को याद रखना है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो फर्स्ट रूल क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। और बच्चों सेकेंड रूल हमारा है, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, आपके एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है मेन वर्ब में, सेकेंड फॉर्म का भी यूज होता है, थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, आईएनजी फॉर्म का भी यूज होता है, लेकिन पैसिव में आपको हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हमेशा आपको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। इसी बात आप लोग को याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में 2 प्लेसेस चेंज होते हैं, 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके प्लेस चेंज होते हैं। अगर आप एक्टिव वॉइस बनाते हैं, नॉर्मली ट्रांसलेशंस बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करते हैं और ऑब्जेक्ट पे खत्म करते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे, वो आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या आपका कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको 2 लोगों के प्लेस चेंज करने हैं। वो कौन है, एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक्टिव सेंटेंस आपका लिखा है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले आप बाई का यूज करेंगे। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है, तो आप जब मी को इधर लाएंगे तो ये आई हो जाएगा और ही को जब इधर लाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें बाई का यूज नहीं होता है, लेकिन आपके 10th के अकॉर्डिंग 10th सिलेबस में बहुत कम ऐसे सेंटेंस हैं, तो इसीलिए मैंने सीधे आपको बाई का ही यूज करना बताया है। और 1-2 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं जिनमें बाई का यूज नहीं करते हैं, वो हम आपको अलग से बता देंगे। कि पैसिव में बस आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और जो मैंने 3 रूल्स आप लोगों को बताए वो आप फॉलो करते जाइए, आपकी पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं होगी। फर्स्ट रूल जो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग जरूर रहेगी। सेकेंड रूल मैंने क्या बताया, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और 2 ही लोगों के प्लेस चेंज करने हैं। आपको सब्जेक्ट जहां भी है उसकी जगह पे आपको ऑब्जेक्ट पहुंचाना है और ऑब्जेक्ट की जगह आपको यूज करना है सब्जेक्ट को। और इसमें याद रखना है कि आपका टेंस नहीं चेंज होगा,
तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है और बाकी रूल्स आपका सेम ही रहने वाला है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आनी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब आप किसमें कौन सी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडेफिनिट का बताती हूँ। मैंने यहाँ पे टेंस का नेम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों की ही हेल्पिंग वर्ब बताने वाली हूँ कि अगर आपका एक्टिव टेंस इंडेफिनिट का है, मान लिया आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप क्या करेंगे, इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है टेंस नहीं चेंज होगा। तो अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो आप क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कर देंगे। अंडरस्टैंड, मतलब अगर आपका इंडेफिनिट का टेंस है तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो अगर सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है तो आप उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आप आसानी से पहचान जाएंगे क्योंकि उसमें से पहले से ही आपकी विल या सेल होती है। विल सेल हेल्पिंग वर्ब पहले से ही होती है तो विल भी सेल भी हो जाएगा। लेकिन कई बार सबको प्रॉब्लम होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पहचानना, क्योंकि उसके अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव में। तो हम क्या करेंगे आपको बताते हैं बच्चों, अगर कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये नहीं देखना है उसमें एस लगा है या नहीं लगा है, आपको बस देखना है कि इस टेंस में या इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आई है या नहीं आई है। बस आप अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो आप पहचान जाएंगे कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और दूसरा आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के भी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव में। तो आपको भी अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिखे जिसमें आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो आपका वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको टेंस दिखे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, आप उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का यूज करेंगे। और जैसे ही आपका सेंटेंस ऐसा हो जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप उसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। और बच्चों मैं एक चीज और बता दूं कि आप लोग चाहे जितने टेंसेस पढ़ें, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आप जानकारी खुद इसकी करने की कोशिश करना कि जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ही बनी है। और कितने भी आप टेंस पढ़ लें, कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता ही नहीं है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप अगर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तब भी उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर कोई और फॉर्म आती है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब होती है। बस अगर फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म बना हुआ है, कुछ चेंज है आपकी हेल्पिंग वर्ब और उसमें कोई मेन वर्ब और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो आप समझ जाना कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, बिना हेल्पिंग वर्ब के ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसकी पैसिव में आपको इज आर एम का यूज करना है। बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर आई है तो समझ जाना है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, उसमें आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो बच्चों आप लोगों ने जान लिया होगा कि अगर आपका इंडेफिनिट का टेंस है तो उसमें पैसिव फॉर्म जब आप उसका बनाएंगे तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने सीख लिया कि इंडेफिनिट सेंटेंसेस के वाक्यों में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे वो हो जाएगी आपकी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद सेकेंड नंबर आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों की पैसिव बनती है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो हम केवल पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब जानेंगे।
तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है, क्योंकि उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब आगे के टेंस की नहीं लानी होती है। मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से ही है, मान लिया कौन सी होती है, इज आर एम होती है और वाज वर्ब होती है। फ्यूचर के नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी हमें पैसिव बनानी ही नहीं है। तो जिस टेंस में आपको पहले से ही इज आर एम और वाज वर्ब लिखा मिल जाए, यानी मान लिया एग्जाम्पल आपका लिख के आ जाए, ही इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये देखिए पहले से इज लिखा है। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, ऐसा सेंटेंस लिखा आ सकता है, ही सॉल्व्स दिस क्वेश्चन, या इसके अलावा ये लिख के आ सकता है, ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। ये आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने एग्जांपल इसलिए लिख दिया, पहले मैंने आपको क्या बताया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जैसे ही पहले से ही हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाए, इज आर एम वाज वर्ब, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, यानी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। बस आपको क्या करना है, उन हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, बीइंग, आपको बीइंग ऐड कर देना है। बाकी इज आर एम वाज वर्ब आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर प्लूरल तो हो जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। मान लिया जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ही इज कॉलिंग मी, तो बच्चों पहले तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी होती है, लेकिन पैसिव मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट से बनता है, ऑब्जेक्ट को आप इधर लाएंगे, तो जब आप मी को इधर लाएंगे आई हो जाएगा, तो ये टेंस हेल्पिंग वर्ब उसी की रहेगी, बस क्या हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आई एम बीइंग। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, बीइंग ऐड कर देना है। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा है, परफेक्ट। परफेक्ट भी बच्चों बहुत इजी है, क्योंकि उसमें भी पहले से ही हेल्पिंग वर्ब होती ही होती है, इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है। उसी को थोड़ा फाइंड आउट करने में डिफिकल्टीज होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। और परफेक्ट में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले से ही होती है। परफेक्ट जैसे आपको दिखे हैज, हैव, हैड, जैसे ही आपको हैव, हैव, हैड दिखेंगे, तो जिस तरीके से इसमें ये हेल्पिंग वर्ब चेंज ना करके उसमें बीइंग ऐड कर दिया गया था, उसी तरीके से हैज, हैव, हैड में आपको क्या करना है, वही हेल्पिंग वर्ब रखनी है, आपको बीन ऐड कर देना है। बच्चों ध्यान देना है, इसमें बीइंग है और यहाँ पे बीन है, यहाँ पे आपको बीन ऐड करना है, क्योंकि ये किसी और से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, वो बीइंग एक नया समझ लो एक तरफ से अपना शब्द ले आया है। और जो परफेक्ट है उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई है। जब आप ट्रांसलेशंस देखें तो उसमें देखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज किया जाता है, तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ गई है, आपकी बीन ऐड कर दी गई है यहाँ पर। बाकी कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, मे, माइट, ये सब अगर आप नई हेल्पिंग वर्ब, कुछ मॉडल वर्ब्स भी आती हैं, जैसे अगर विल आ जाए या कैन आ जाए, मे आ जाए, एटसेट्रा कोई भी इसके अलावा आती है, तो इसमें आपको प्लस बी कर देना होता है। तीनों को ध्यान रखना है, बीइंग, बीन और बी। मॉडल वर्ब्स के साथ आपको बी ऐड करना है, और जितनी आपकी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज, हैव, हैड, उसके साथ आपको बीन का ऐड करना है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको बीइंग का ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं रिवाइज करा दूं, इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लानी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, आपको बीइंग ऐड करना है, परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लानी है, या ऐसे याद कर लो, हैज, हैव, हैड को देखते ही आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कर देना है। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें आपको बी ऐड कर देना है, कैन बी, मे बी, विल बी, शैल बी, इस तरीके से। पैसिव वॉइसेस कितने टेंसेस की बनती है, सबकी हेल्पिंग वर्ब हमने जान ली। अब हम लोग सीखेंगे इनके रूल्स क्या हैं, कैसे इनको बनाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को ये तो याद ही रखना है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आनी है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, दो प्लेसेस चेंज होंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले है हमारा टेंस अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो इसको मैं आपको इन सेंटेंसेस की पैसिव के लिए पहले मैं आपको ऐसे ही एक चीज करके बताती हूँ। मान लिया कि आपका एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कि एक्टिव सेंटेंस लिखा है और इसकी स्टार्टिंग हमने की है
सब्जेक्ट से और खत्म किस पे किया है, ऑब्जेक्ट पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट यहां ले आएंगे और सब्जेक्ट यहां पहुंचा देंगे। तो ये कोई भी टेंस हो सकता है एक्टिव का, मान लिया हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, सीधे मेन वर्ब दे दी, फिर ऑब्जेक्ट दे दिया। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे इसको, जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जब अफर्मेटिव निगेटिव का सेंटेंस आपका है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और फिर हम बाय लिखेंगे और आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों आप लोगों को याद रखना है हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर पैसिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो गई है, 3 शब्दों की हो गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके अगर देखा जाए तो सभी में आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो गई है, लगभग 2 शब्दों की हुई है। जैसे अगर देखा जाए तो इज बीइंग या हैज बीन, या अगर फ्यूचर की देखी जाए तो विल बी, सैड भी हो गई है। तो ज्यादातर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 शब्दों की हो गई है। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो आप सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते जाएंगे। लेकिन जैसे ही सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा, सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा, नॉट वाला हो जाएगा, तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स, आधी हेल्पिंग वर्ब आपकी नॉट के पहले हो जाएगी। जैसे मान लिया इज वाला है तो इज यहाँ हो जाएगा और बीइंग आपका आगे लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर हैज वाला है तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, यानी नॉट के पहले आधी हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज की जाएगी, आधी हेल्पिंग वर्ब आपकी नॉट के बाद में यूज की जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, ये छोटा सा सेंटेंस है, इसी को मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करके भी बताऊंगी। पहले तो मैं ये वाला सेंटेंस आपको बता रही हूँ, ही प्लेज क्रिकेट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। तो बच्चों इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आपको मेन वर्ब पे ध्यान देना है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है। तो प्ले का यही फॉर्म होता है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हमको इसमें क्या यूज करना है, इज, आर, एम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट। मेन वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट सबसे पहले लिखेंगे। देखिए कोई गेम होता है तो गेम एक ही होता है, बस उसको खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, प्लूरल। तो गेम का कोई नेम है, अगर जो नाम आया हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो क्रिकेट के साथ हम क्या लिख सकते हैं, जब सिंगुलर आएगा तो हम आर का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। इसको भी कट कर देते हैं, बचा कौन, इज। तो हो जाएगा क्रिकेट इज। फिर प्ले का थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया ही है कि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड। फिर बाई का यूज होगा और फिर ही को जब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो बच्चों ये तो आपकी पैसिव वॉइस बन गई। जैसा मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सिखाई थी, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होगी। फिर बाई हिम। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि 2 ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, या उसमें मान लिया ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ लिख दिया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आपको मान लीजिए ही प्लेज क्रिकेट, ऐसा तो आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने बना दिया। लेकिन इसी के आगे का लिख क्या करते थे हम, अब बच्चे बहुत सारे ऐसा क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद जो है वर्ड उसी से हमको स्टार्ट करनी है। अगर कोई शब्द प्रीपोजिशन के बाद जुड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर जो प्रीपोजिशन से है तो आप उसको नहीं लिखेंगे, वो जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखा रहने देंगे। देखिए बच्चों, देखिए इसको भी मैं बना देती हूँ, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस जो उसके आगे लिखा हुआ था विद हिम वो फिर से हम उसी के आगे लिख देंगे बिना कुछ चेंज किए हुए, और वो आपका पैसिव बन गया। तो याद रखना बच्चों, प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड या प्रीपोजिशन के साथ वाला वर्ड वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको आप वैसा ही लिखा रहने देंगे।
तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक और मैं एग्जांपल आपको इसमें का बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि केवल आपको हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। मान लीजिए यही टेंस मैं फिर से लिखती हूँ। एग्जांपल ये वाला 1 हो गया, ये 2, इसी को मैं बना देती हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों वही टेंस है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, तो इसको भी सेम वैसे ही बनाएंगे। क्रिकेट को लिखेंगे और मैंने क्या बताया था, इज आर एम जहां पे आया हो आपको वही लिखना है, बस इसमें बीइंग ऐड कर देना है। तो गेम है तो क्रिकेट इज हो जाएगा, इसमें बीइंग ऐड कर देंगे। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। कितना आसान है, देखिए बिल्कुल सेम वही है। क्या कुछ चेंज हुआ? जैसे इसमें क्रिकेट लिखा था वैसे इसमें क्रिकेट लिखा है, जैसे इसमें प्लेड हुआ था वैसे इसमें प्लेड हुआ है, जैसे इसमें बाई हुआ वैसे इसमें बाई हुआ। क्या चेंज हुआ? वो चेंज हुआ है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों सेम रूल सभी के पैसिव वॉइसेस का है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। यही टेंस अगर आपका इज नॉट वाला होता, निगेटिव हो जाता, मानिए इसके बाद नॉट आया होता, तो आपको क्या करना होता, इसके बीच में नॉट लिख देना होता। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। एक निगेटिव का मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल वैसे, जैसे ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। परफेक्ट के टेंस बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि परफेक्ट में मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म बच्चों पहले से ही होती है, तो उसमें आपको मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म को भी नहीं याद करना है कि यहाँ पे क्या लिखें। जैसे ही आपको हैज, हैव, हैड मिले, आपको समझना है कि जो मेन वर्ब जैसे लिखी वैसे ही लिख देना, क्योंकि उसमें हमेशा मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैज नॉट बीन, फिर प्लेड, क्योंकि इसमें पहले से ही मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म होती है तो हम वैसा ही लिख देंगे, प्लेड बाय हिम। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करना है, बस वही है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखना है। तो ये अफर्मेटिव निगेटिव के बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी जैसे हम लोग जब ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें 2 रूल्स पढ़ते हैं। एक तो आपका क्या से स्टार्टिंग अगर हिंदी में देखा जाए, या कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस में क्या तो लिख के आएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश का ही पूरा टेंस लिखा हुआ होगा पहले से ही सेंटेंस, तो उसमें 2 आपके होंगे, एक होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, और जो सेकंड होने वाला है वो है आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। बच्चों हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि प्लेस 2 लोगों के चेंज होने हैं, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाद में आ जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जहां पे जो वर्ड है आपको वहीं पर उसको चेंज कर देना है, बस खाली प्लेस चेंज करना है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। जैसे मानिए मैंने लिख दिया, पहले मैं रूल लिख देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो है मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट यहाँ आ रहा था वहां आएगा। और आपको मार्क वही रखना है, अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। बच्चों इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अब ये इंट्रोगेटिव है इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा आपकी सेंटेंसेस में। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। मान लिया आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तब तो ये रूल हो गया। क्वेश्चन वर्ड भी आपको इसी में ऐड कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आपका चेंज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है। और इस चीज पे मैं जैसे आपको निगेटिव सेंटेंसेस में मैंने एग्जांपल करके बताया था कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ज्यादातर 2 शब्दों की हो गई है, तो इसमें भी एक विशेष बात आप लोगों को याद रखनी है। जैसे ही आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो जाएगी, जैसे मान लिया इज बीइंग है, या विल बी है, या हैड बी है, तो बच्चों आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आधी आपको ऑब्जेक्ट के पहले रखनी है और आधी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में कर देनी है। इसका एग्जांपल मैं करके बताती हूँ। जैसे लिखा हुआ है इज ही सॉल्विंग दिस
क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस हुआ है, इज ही सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको बच्चों इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यहाँ आ गया तो पहले ऑब्जेक्ट कर देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब जहाँ है आपको वही रखनी, बस आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड आपका सिंगुलर, ऑब्जेक्ट जो आपका वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दिस सिंगुलर भी होता है, दिस क्वेश्चन पूरा आपका लिखा जाएगा। दिस दैट पे ही अगर आपका सेंटेंस खत्म होता है तो आप दिस दैट को ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन दिस दैट माय अवर योर हिज हर इसके बाद अगर कोई और भी वर्ड लिखा है तो वो पूरा वर्ड आपको साथ में लिखना है, उन दोनों या तीनों वर्ड्स को आपको साथ में लिखना है। तो दिस क्वेश्चन है तो हम पूरा दिस क्वेश्चन ही मान के चलेंगे, और दिस आपका सिंगुलर रहता है तो इज का इज ही रहेगा। फिर हम लिखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है तो इसी के प्लेस पे हमको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट को, तो इज दिस क्वेश्चन। फिर दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, बीइंग आ जाएगा तो आधी आपकी ऑब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले से है आपको वो वहीं पे चेंज करके लिखनी है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद जो आप ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब को वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इंट्रोगेटिव में। तो इज दिस क्वेश्चन बीइंग। फिर बच्चों पहले की तरह सॉल्विंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉल्व। फिर बाय लिखेंगे और ही का हिम हो जाएगा, और जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था वैसे ही आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब क्वेश्चन वर्ड माने इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड कोई आ जाता, माने इसके पहले व्हाई आ गया होता या हाउ आ गया, कोई बस एक वर्ड को छोड़ के, एक क्वेश्चन वर्ड को छोड़ के उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो आपको उस क्वेश्चन वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे वो एक्टिव टेंस में जहां पर है क्वेश्चन वर्ड वैसे ही आपको पैसिव में उसको बिना चेंज किए वहीं पर वैसा ही लिख देना है। जैसे मान लिया इसमें व्हाई ऐड कर देते तो इसमें भी आपको व्हाई लिख देना होता, अगर हाउ वर्ड यूज करते तो हाउ यहाँ पर लिख दिया जाता। बाकी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, रूल आपका वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होना है। अब बचता है आपका वो कौन सा वर्ड है, मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन वर्ड को छोड़ के सारे क्वेश्चन वर्ड्स का तो ये रूल हो गया, तो वो कौन सा है, वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, रिपीटेड है। वो क्वेश्चन वर्ड है आपका हु। Who से स्टार्ट सेंटेंसेस, तो who से स्टार्ट सेंटेंसेस में हमको क्या करना है, who से स्टार्ट जो सेंटेंस बच्चों होंगे उसमें हम, क्योंकि ये होता है क्वेश्चन वर्ड है और सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन जब इसका हम हिंदी अर्थ निकालें तो ये हु जो शब्द होता है वो खुद एक सब्जेक्ट होता है, बस हमें उसका प्रॉपर नेम नहीं पता होता कि ये कौन है, इसलिए हम कहते हैं खाना कौन खाता है, हु इट्स द फूड, इस तरीके से करते हैं। तो अगर हम कौन की जगह पे जो वर्ड लाएंगे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो हु वाला जो सेंटेंस होता है इसका रूल आपका हो जाएगा बच्चों बाय हु। सभी में हम लोगों ने सीखा कि सबसे लास्ट में बाय का यूज किया गया जब हमने ऑब्जेक्ट, तो जैसा मैंने बताया कि हु एक सब्जेक्ट ही होता है समझ लो, तो उसके पहले ही हम बाय हु लिख देंगे। बाय हु के तुरंत बाद आपको फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये अगर कुछ अदर होता है तो वो लिख के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी अगर सेंटेंस में कुछ है, अदर्स में कुछ आया हुआ है वो लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने बाय नहीं लगाया, बाय का यूज बेटा पहले ही हो चुका है, इसलिए हम लास्ट में बाय का यूज नहीं करेंगे। हु वाले जितने सेंटेंसेस आपके हैं वो बाय हुम से स्टार्ट होते हैं और फिर लास्ट में उसमें बाय का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हु टीचर्स यू हिंदी, हु टीचर्स यू हिंदी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप कोशिश करिए कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से ही आपको पैसिव वॉइस बनाए, उसी को ऑब्जेक्ट माने। आप इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी इज आर एम का यूज करेंगे। तो हु को हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, बाय हुम, फिर यहाँ पे यू से बनाएंगे, यू आपका प्लूरल फॉर्म है तो हम यहाँ लिखेंगे आर, बाय हुम आर, फिर ऑब्जेक्ट आर यू, फिर टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डॉट, फिर यहाँ पे लिख देना है हिंदी।
बाय होम आर यू टॉट हिंदी। ये आपका इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, पर कोशिश करिए आप फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से ही बनाइए, सीधे आप जो अगला ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे लिख दीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑब्जेक्ट से बनेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो हिंदी को भी हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, बाय होम। कोई सब्जेक्ट नेम हो वो भी हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, बाय होम इज हिंदी टॉट टू यू। बस इसीलिए इसमें थोड़ा सा अगर आप बनाएंगे हिंदी से, तो जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट में ले जा रहे हैं उसके पहले आपको टू का यूज करना है। मान लीजिए हिम होता तो टू हिम हो जाता, मी होता तो टू मी हो जाता। तो इससे बेटर यही है कि आपको कुछ अपनी तरफ से प्रीपोजिशन भी नहीं लाना होगा। फर्स्ट वाला मुझे ज्यादा बेटर लगता है, पर मैंने दोनों आपको बता दिए, दोनों से ही बन जाएगा। बस आपको याद इतना रखना होगा कि अगर आप सेकेंड ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं और इधर कोई प्रोनाउन आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले टू का भी यूज करेंगे। तो ये आपके टोटल टेंसेस, जो 8 टेंसेस मैंने अभी लिखवाए थे, बताए थे आप लोगों को, उसकी पैसे बनाने के रूल्स हो गए हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देती हूँ, वो आप लोग अपने बना करके देखिएगा। मी, सेकेंड विल यू हेल्प मी, हेल्प हर, फिर थर्ड दे डिड नॉट डू दैट वर्क, हाउ कैन he do this with me, 5 who has called you here। बच्चों ये सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करना, और मेरी बात याद रखना कि आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे, आपको वैसे ही बनाना है। देखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाना। इंपरेटिव पैसिव जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट। सेकंड होता है डोंट से स्टार्ट, और थर्ड होता है प्लीज से स्टार्ट। देखा जाए तो 5 टाइप्स के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक लेट से स्टार्ट भी होता है और लेट अस से भी स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें एक्टिव पैसिव में हमें 3 टाइप्स के ही सेंटेंसेस की पैसिव बनानी है, इसलिए हम 3 सेंटेंसेस ही लिखेंगे। एक तो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, दूसरा होता है डोंट से स्टार्ट, तीसरा होता है प्लीज से स्टार्ट। इन टेंसेस की पैसिव बनाने से पहले हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जो आपको जो है याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को पहचाने कैसे। तो सबसे पहली पहचान है, सबसे मेन पहचान जो है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। और सेकेंड पहचान है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बच्चों ये पहचान आपके एक्टिव इंपरेटिव सेंटेंस की है, एक्टिव की। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले हमने बताया हुआ है कि कोई भी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता दूं, ये एक्टिव का सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो है जैसा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो प्लीज वाला तो एक अलग ही है, प्लीज सब हटा देंगे आप जब इसकी पैसिव बनाएंगे। ये पहले ही हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका रूल बहुत ईजी है।
प्लीज शब्द जहां भी होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस शब्द से, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जहां जिस सेंटेंस में आपका प्लीज शब्द लिख करके आएगा उसमें प्लीज को रिप्लेस कर देना है इस सेंटेंस से, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर प्लीज के बाद जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा ही हम आगे लिख देंगे। बहुत ही इजी है, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको प्लीज शब्द को रिप्लेस करना है, हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। मानिए इसके प्लीज लिखा हुआ है, उसके आगे लिख दिया है कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम। तो आप क्या करेंगे, प्लीज की जगह लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आगे जो जैसा लिखा हुआ है उसमें बिना कोई चेंजेस किए हम ऐसे ही लिख देंगे। मान लिया प्लीज के साथ साथ डोंट भी आया है, प्लीज फिर इसके बाद डोंट भी लिख के आ जाए, डोंट कॉल हिम। तब भी बच्चों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। बस ध्यान इतना रखना है जिसमें डोंट होगा तो उसमें टू के पहले नॉट आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, डोंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम। तो जिसमें नॉट नहीं होगा सीधे यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम, जिसमें डोंट आया होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम। प्लीज के साथ जिसमें डोंट हो उसमें रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम। जैसे दो मैंने आपको पहचान बताई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट और दूसरा डोंट से स्टार्ट। इसकी स्टार्टिंग बच्चों हम जो है लेट से करते हैं, लेट से स्टार्ट करेंगे जब पैसिव बनाएंगे। इसकी भी स्टार्टिंग लेट से ही करेंगे, बस फर्क कितना रहेगा, इसमें लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम बी और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें बाई का यूज नहीं होता है। बच्चों जैसा मैंने इसमें लिख के आपको दिया है, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, तो जब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसमें बाई का यूज भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे हम सीधे लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पैसिव बन जाएगी। एग्जाम्पल है ओपन द डोर, ओपन द डोर तो कैसे लिखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, फिर क्या लिखेंगे, बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की हो जाएगी, ओपन। लेट द डोर बी ओपन, बाय का यूज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसमें। फिर अगर आपका सेंटेंस डोंट से स्टार्ट है तब भी हम लेट से ही स्टार्ट करेंगे, फिर से इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी के पहले नॉट लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, डोंट वाले में डोंट को रिप्लेस करके नॉट बी हो जाएगा, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लिया ओपन द डोर था, इसी को हम कर देते हैं डोंट ओपन द डोर। तो लेट द डोर, फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, लेट द डोर के बाद नॉट बी ओपन कर देना है, बस। बाकी दोनों का सेम ही रूल है। तो इसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और आपका पैसिव बन जाएगा। डोंट से स्टार्ट होगा, डोंट हट जाएगा, लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट बी, बी के पहले नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इजी प्लीज वाला, प्लीज शब्द को ही हटा देंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आगे जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे। अगर प्लीज वाले में भी डोंट आ जाता है तो तब भी हम यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, बस टू के पहले नॉट लिख देंगे और डोंट को हटा करके आगे का सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, जैसे प्लीज डोंट कॉल हिम, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम। थैंक यू।